अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बसमा खान। स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर मलिक और साराना। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हर दौरे हुकूमत में कहा जाता है कि करप्शन के अंबार लगे, जुल्म के बाजार लगे, मगर आज करप्शन से जुड़ी एक 10 साल पुरानी कहानी से इस शो को शुरू करेंगे। सिर्फ करप्शन नहीं हुई बल्कि बानी पीटीआई की हुकूमत में 138 अरब रुपए सिर्फ एक हुकूमती ऑर्डिनेंस के जरिए मुआफ करा दिए गए और ये सब कुछ सादिक और अमीन का लकब लेने वाले शख्स के दौरे हुकूमत में हुआ। कहानी है आरिफ नकवी को देने वाले फ़वाइद की। तो शो शुरू कर लेते हैं ताहिर मलिक साहब से। ताहिर मलिक साहब, क्या समझते हैं सदारती रेफरेंस से माली इमदाद फराहम करना और फंड्स को फराहम करना क्या करप्शन नहीं है? देखें, बज़ाहिर तो पीटीआई के बारे में जो कहा जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बड़े इल्ज़ाम आते हैं। पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगे, पीएमएलएन पे इल्ज़ाम लगे। इल्ज़ामात तो हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा हैं और ये सच क्या है साबित करना अदालत का काम है। तो हम एज ए जर्नलिस्ट जो हमने फाइंडिंग किया है, जो हमारे पास रिसर्च आती है, मालूमात होती है, उससे तो बड़ी खौफनाक कहानी। जो इल्ज़ाम है बड़े सच्चे हैं। आपने जो बात की, आपने तो बिल्कुल ऐसे वो कह लें समझ लें 1 रुपये में एक आने की बात की है। तो तकरीबन 100, ये जो आरिफ नकवी साहब है ना, ये बहुत बड़े एक बिजनेसमैन है और इनकी जो बिजनेस है उसमें के इलेक्ट्रिक्स है। आपको पता है कराची पाकिस्तान की जान है, सारी बिजली उनके हाथ में, मतलब वो उसकी ऑनरशिप उनके पास है। फिर ये खाद का काम करते हैं, फिर ये अपना LNG का काम करते हैं। तो इनके पास मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं। तो जो समरी है ना, अगर तो वो मुझे तो जब ये हमारे रिसर्चर ने मुझे वो डाटा दिया तो मैं कहा यार इसके लिए तो 6 महीने की मुझे छुट्टी दो, मैं रिसर्च कर गया हूँ, फिर ही बात हो सकती है। तो हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम होता है कि हम चीज़ों का क्रक्स निकालें। तो मैं आपको क्रक्स बता दूँ तो क्रक्स ये है कि 138 अरब रुपए, और ये ज़हन में रखे 8-10 साल पुराने 138 अरब रुपए आज के दौर में मेरा वो 400 अरब बन चुके हैं। तो आपने हुकूमत पाकिस्तान को देने थे, बल्कि वो एक तो पैसे आपको मुख्तलिफ तरीके से, जो इल्ज़ाम है कि आपको मुख्तलिफ तरीके से उसमें कभी माफ़ कर दिए, कभी अपना ऑर्डिनेंस दे दिया। मैं थोड़ी डिटेल भी आपको दे दूंगा। जो सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी करप्शन हुई है, जो इल्ज़ाम जिस पे आ रहा है मुबैना करप्शन, वो ये है कि 173 अरब रुपए की LNG जो थी, जो गैस है, जिससे गैस बनती है, जिससे चीज़ें बनती हैं, वो आपको फैसिलिटेट की गई है। आप यूँ समझ लें कि मैं हुकूमत हूँ, हम तीनों एक काम करते हैं, खाद बनाते हैं, तो मुझे आप एक गैस दे दें, आपको भी ना दें, उसको ना दें, तो ये करप्शन ही तो क्या है, तो लूट मार है। तो उस हिसाब से 173 अरब 74 करोड़ रुपए सिर्फ इस एक बात से उनको फ़ायदा पहुँचाया गया कि आपको वो गैस मिल गई, जिससे आपने इतना बड़ा 3 साल में फ़ायदा लिया। और जिस तरह आपने शुरू में बता दिया 138 अरब का, उसका जो मैंने थोड़ा सा ब्रेकअप देखा है, 2019 में सदारती ऑर्डिनेंस से आपने उनके तकरीबन 70 अरब रुपए माफ़ कर दिए। बस सदर पाकिस्तान है, बादशाह सलामत है, जिसको मर्जी माफ़ कर दें। वैसे राना के मेरा तो कभी 1 रुपये भी वहाँ माफ़ नहीं करेंगे, वो ताकतवर की बातें। फिर राना मुझसे कहता जी ताकतवर की बातें ना किया करो। फिर 2018 में इन्हीं की, आपको मैंने बताया ना, मल्टीपल इनकी इंडस्ट्री है, उनमें एक इंडस्ट्री में इन्होंने 42.5 बिलियन देने थे, उसमें हुकूमत ने 21.25 अरब माफ कर दिए। ये ज़हन में रहे कि ये उस ज़माने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब डॉलर जो था तकरीबन 140-130 रुपए का था। तो अगर आज आप ट्रांसलेट करेंगी ना, तो ये 100, जब मैं बोलता हूँ आपको 21 अरब रुपए माफ़ किए, तो इसका मतलब है 100 अरब, आज की वैल्यू बता रहा हूँ। तो मतलब अगर इसमें जब मैं समझता हूँ फाइंडिंग्स होंगी और जो मुझे लगता है कि केस सॉलिड हुआ, तो इसमें तो कोई बचते नहीं मुझे नज़र आ रहा। ठीक, राना साहब, ये जो फरिश्ता सिर्फ खुद को कहते हैं पीटीआई वाले, इन्होंने तो खुद करप्शन के जो है अंबार लगाए हुए। आरिफ नकवी की देख लेना, एक और कहानी सामने आ गई है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने कानून से हटके कोई फ़ायदा लिया है या दिया गया है, तो उसकी मेरा ख्याल एक तहकीकात होनी चाहिए और आवाम को उसमें आगाह करना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि कोई शायद कहीं किसी पर्सनल हो रहे। तो चाहे वो आरिफ नकवी है या वो चाहे कोई और है, ये जो भी बेनिफिशरी हैं, वैसे तो मजा दियाँ पहना होंदियां ने, ठीक है ना। हर दौर में ताकतवर इसी तरह बेनिफिट्स लेता रहता है और हर दौर में जो सरमायादार है इसी तरह आप ताकतवर। राणा साहब 2018 से पहले के ये थे, उनको तो बल्कि उनके दौरे हुकूमत में फवाइद पहुंचाए गए। बिल्कुल पहुंचाए गए होंगे, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये है कि एक अमरीकी जरीदे ने ये इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ साहब को $2 करोड़ की पेशकश हुई थी कि अगर आपके इलेक्ट्रिक का ठेका जो है वो आप वो अल-अबराज ग्रुप को दे दें, ठीक है। तो और उसमें यह भी दावा किया गया था कि शहबाज शरीफ साहब उस पर राजी थे। अच्छा, तो अब अगर राजी थे और फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक का
इंतज़ाम भी अब राज ग्रुप के पास रहा, तो लगता है कि फिर बेनिफिशियरी बहुत सारे और लोग भी हैं। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो, तफ्तीश होनी चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए असल चेहरे के कौन बेनिफिशियरी हैं। बिल्कुल। मलिक साहब, दिसंबर 2018 तक केसी और जनरेशन कंपनीज के जिम्मेदार 57.4 अरब रुपए की रकम वाजिबुल अदा थी, जिसमें से 27 अरब रुपए की जो रकम है हुकूमत ने माफ की। इट्स अ ह्यूज अमाउंट मलिक साहब। देखो इसमें मैंने तो आपको समझी दे दी है कि आपको 3 साल में जो मैंने गैस का, मैं समझाने के लिए बात करूँ, जो इल्ज़ाम है 173 अरब का तो आपको मैंने फ़ायदा दे दिया और 138 अरब आपके मैंने माफ़ कर दिया। अब उसकी डिटेल हम देते हैं जो मैंने शुरू से कहा, इतने पलंदा था जब मुझे ये हमारे रिसर्चर ने दिया। मगर आपका जो असल सवाल मैं अफसोस से कहूँगा वो आपने असल सवाल नहीं किया। उससे मेरा है आपको पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर समझना होगा। ये हुआ क्यों है, ये आप पे हमदर्दी क्यों नहीं होती, ये मेरे पे क्यों नहीं होती, ये शीदे पे क्यों नहीं होती, ये लब्बे पे क्यों नहीं होती। बीबी असल में ये गेम गिव एंड टेक की है। अब ये जो धरना हुआ है ना, जो असल कहानी है, ये जो इल्ज़ाम जहाँ पे बन रहा है, जो कह रहे हैं कि इन्होंने, ही वाज वन ऑफ द फंडर्स, ये पैसे देने वाले थे, इन्होंने पीटीआई के फंड को फंड दे के उस धरने को सपोर्ट किया था। शायद 126 दिन रहा था 2013-14 के। हाँ 126 दिन रहा था ना। ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा धरना है। तो हमारे यहाँ ये जो अब आप जो असल बात जो हमें करनी चाहिए, जो हम एज ए जर्नलिस्ट हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जब मैं कहता हूँ नहीं, उसका मतलब है कि ये फंडिंग बजाय अपना चंदा लेने के, अपने मेंबरों लेने से, ये जो ताकतवर लोग होते हैं उनसे पैसे लेते हैं। तो मुझे आप बता दो, सबसे ज़्यादा जो फंडिंग की है वो आरिफ नकवी ने की है धरने में। तो मेरा वही सवाल है ना, उसने क्यों किया है। खुदा ना खास्ता वो कोई मतलब कोई पीने का पानी गरीबों में बांट रहा था, उन्होंने को आटा उसमें बांट रहा था। उसका मकसद था कि भाई तुम ताकत में जाओगे वहां तुम्हें, और कल और इन रिटर्न मुझे जो है वो धरने के साथ कल नवाज शरीफ की भी किस्सा रोको ना, साथ धरने के साथ नवाज शरीफ साहब का भी तो केसर चलाओ ना, कि एक जनरल था वो लंदन गया, एक अपना ताहिर कादरी था, एक इमरान खान था, एक परवेज लाई था, एक शुजा अपना चौधरी था, तो मेरे खिलाफ साजिश हुई। और ये कल तो कमाल हुआ है ना, पाकिस्तान का 3 बार रहने वाला वजीर आज़म कह रहा है कि मुझे कहा गया कि हुकूमत छोड़ दो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो ये वही धरना है। तो जब वो धरने में पैसे लगा रहा था अपने आरिफ नकवी साहब की ग्रेड, वो इसलिए लगा रहे थे ना, आज 1 रुपया लगाओ तो कल 2 रुपए वापस लो। तो फिर वही हुआ ना, अगर ये साबित हो जाता है, अगर ये साबित हो जाते हैं सारे इल्ज़ाम, तो इसका मतलब है ये तो बड़ा आसान काम है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज को किसी धरना के लिए मेरे से 50 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, 10 लाख ले लो, 20 अरब ले लो, तो ठीक है। वापसी में मुझे क्या मिला, 173 अरब एक मिल गए, 138 अरब एक और मिल गए, बेहतरीन कारोबार हो गया। ये असल कहानी है। राना साहब वजह बात कर रहे हैं मलिक साहब, हमारे लिए आपके लिए ये फ़ायदे नहीं होते, लेकिन इस तरह के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको फंडिंग की जाती है इस तरह से, और इन रिटर्न फ़वाइद भी हासिल किए जाते हैं। हाँ, तो ये कल्चर कोई पहली दफ़ा तो है नहीं, ये तो बड़ा पुराना कल्चर है। और मेरा ख्याल है कि ये तो जो सामने आप लेके आए हैं ये तो इतना कुछ भी नहीं है मेरा ख्याल है। इससे बड़े बड़ी चीज़ें होती रही हैं और हो रही होंगी। तो मैं तो खुद ज़ाती तौर पे ये इस हक में हूँ कि ये जो करप्शन का कल्चर है, इस कल्चर के खात्मे के लिए कोई एक ठोस इकदाम होना ज़रूरी है। और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और हमारी अदालतों को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और इस केस को अदालत में जाना चाहिए। अदालत में जाके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो एग्री करता हूँ। मलिक साहब, ये सदारती ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया माफ़ कराने के लिए? हमारे लिए तो कभी पास नहीं होता, आम लोगों के लिए, आम लोग तो वैसे ही रुलते रहते हैं हर चीज़ के पीछे। ये शॉर्टकट होता है ना। देखें, अगर आपने असेंबली में जाएंगे, जो जमहूरियत का हुसन है, इसीलिए ऑर्डिनेंस, और खान साहब को ये भी क्रेडिट हासिल है, खान साहब के टेन्योर में हाईएस्ट ऑर्डिनेंस बने हैं। अब ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि जिस तरह एक आप ऑर्डर कर दें, सदर के पास इख्तियार होता है, वैसे ही ये ऑर्डर अनलिमिटेड नहीं होता। जो असल चीज़ सॉलिड चीज़ है वो पार्लियामेंट का कानून है। अब देखें ना, इसीलिए तो ये डिस्कस नहीं हुई। आज 5-6 साल के बाद आप ये डिटेल्स हम शेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असल तो ये हक था पाकिस्तान की आवाम का, ये जाना चाहिए था असेंबली में, ये जाना चाहिए था पार्लियामेंट में, जहां अपोजिशन और हुकूमत सारे डिस्कस करते कि मामा खाम यार नकवी कौन है, किस को ये पैसे आप माफ़ करने जा रहे हैं। अब वहाँ पे आप बैठे हैं कंडीशन कमरे में, अपने सदर मोहतरम जो भी हो जनाब, खाना खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं, हाँ जी करा किधर मैंने साइन करने। तो वो था, एक तो सीक्रेट रह गया,
ऐसे एक सीक्रेट रह गया, डिस्कस नहीं हुआ, प्रेस में नहीं आया, तो वो शोर नहीं बना। तो ऑर्डिनेंस मेरा ये एक सामने चोर दरवाजा है बेसिकली, और बड़ा नॉन डेमोक्रेटिक है। ये मैं खान पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो चाहे इमरान खान हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, जो भी हो, जो ऑर्डिनेंस हुकूमत बनाती है, इसका मतलब है खुद ही वो डेमोक्रेट नहीं है। आप पार्लियामेंट की स्पिरिट के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक। राणा साहब, इमरान खान कहते थे करप्शन करने वालों को मैं उल्टा लटका दूंगा, तो कहाँ गई वो सारी बातें? मौका मिलना चाहिए था उन्हें उल्टा लटकाने मौका का। मिला था उस टाइम, वो थे 3 साल में माफ, 3 साल में माफ किए, मौका ही था। अदालतें उनके साथ नहीं थी और उनको बहुत कवर शवर लोगों को मिलता रहे। तो राणा साहब, अदालतों ने तो उनको सादिक अमीन करार दिया था। मलिक साहब वो कहते नहीं थे कि सब कुछ एक पेज पर, याद है आपको? नहीं, सादिक अमीन तो करार दिया था। फिर मैं अभी चूंकि आप एक खास टॉपिक में, मैं उसी पे रहना चाहता हूँ। आवाज ही नहीं निकली है इतना तेरी। और मैं राणा साहब जस्टिफाई करें ना आप अपनी बातों को। नहीं बिल्कुल मैं राणा तो आज जैसे लग रहा है बाग में सैर करने आया, और दिल से बात करो। नहीं, मैं चूंकि आज आप दिल से बात कर रहे हैं ना, आप की इन्फॉर्मेशन बड़ी दिल से निकल रही है आपके, माशाल्लाह। और आपके चेहरे की लाली बता रही है कि आप बड़ी दूर की कोड़ी उठा के लाए, तो आप बिल्कुल दिल से बात कर रहे हैं। मैं शायद नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि 1947 से लेके और 2024 तक ये मुल्क ऑर्डिनेंस का, ताकतवरों को आसानियां पहुंचाने का, और कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे चलने का, और कुछ आपसे लेके को आपको बहुत कुछ देने का मुल्क है। ठीक। गंदम स्कैंडल से ले लें, चीनी स्कैंडल से ले लें, IPP से ले लें, आप कोई एक चीज उठा लें, आपको करप्शन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आपको करप्ट चेहरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन असल चीज ये है कि हर हुक्मरान किसी एक ताकतवर करप्ट चेहरे के पीछे खड़ा होता है और उसकी पूरी तरह आबियारी कर रहा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आज के जो हुक्मरान खानदान है, उसके खिलाफ इसाक डार साहब ने 164 का बयान दिया था कि मैं इनके बिहाफ के ऊपर करप्शन करता रहूं, मनी लॉन्ड्रिंग करता रहूं। ठीक है ना? तो मैं तो कह रहा हूँ जिन्हों पर नो ही ला ले गए। और मेरा ना फूफी का पुत्र इमरान खान, ना मेरा फूफी का पुत्र या आरिफ नकवी, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि ये वो ताकतवर लोग हैं जो आप इनके खिलाफ कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मिसाल के तौर पर आरिफ नकवी साहब 2018 में गिरफ्तार हुए हीथ्रो एयरपोर्ट पे। ठीक है, इनके ऊपर इल्जाम था कि इन्होंने सरमायादारों के साथ को हाथ किया। ठीक है, अभी भी यहाँ पाकिस्तान में जेल में ही है। वही मैं बता रहा हूँ ना। तो अब जो कर रहा है वो पाएगा भी भाई। और मेरी तो दुआ है कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह करे कि जिसने इस मुल्क को लूटा, जिसने इस मुल्क से नाजायज फायदा उठाया, जिसने ये अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा के दौलत इकट्ठी की, अल्लाह करे उनमें कीड़े पड़ जाएं, अल्लाह उनकी कब्रों में कीड़े डाल दे, अल्लाह ताला उन्हें इस दुनिया के अंदर जो है ना मिसाल बना दे। मैं तो अभी मैं भी तो दुआ कर रहा हूँ बिल्कुल इस बात पे। ठीक है राणा साहब। मलिक साहब, बानी PTI के कहते थे नून लीग के दौरे हुकूमत में कि ये जब वो इश्तिहारात के लिए करोड़ रुपया देते थे तो ये आपके बाप का पैसा है, तो ये किसके बाप का पैसा था? हाँ, ये चैलेंज तो है। देखें, खान की जो पॉपुलैरिटी है उसके पीछे जो 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं, उसमें एक रियासत मदीना का तस्वर, मतलब मैं को मजाक नहीं कर रहा, मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि रियासत मदीना से क्या मुराद है कि हुक्मरान, वो तो रियासत मदीना की तो ऐसे मिसाल थी ना कि एक बंदा आके किसी से पूछ रहा है कि यार वो तुम्हारा जो खलीफा है और उसका महल किधर है, तो वो कह रहा है किसकी बात कर रहे हो? कहता है वो मैं वो सुना तुम्हारा जो खलीफा है वो उसका बहुत बड़ा महल है, वो हज़रत उमर की बात कर रहा है। तो कहता है वो तो मैं हूँ। तो वो उस जब आप रियासत मदीना से अपने आप को जोड़ते हो तो फिर आप पे ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इसका ये मतलब ना ले कि बाकी वज़ीर आज़म आज़ाद हैं लूट मारने के, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोरालिटी आप पे ज़्यादा आती है। तो खान पे इसलिए ज़्यादा हैमरिंग होगी। इसीलिए मैंने हमेशा पहले भी कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि जरदारी ने तोहफे नहीं लिए, मैंने ये कभी नहीं कहा नवाज़ ने तोहफे नहीं लिए। मेरी राना से बहस भी होती थी, मैं कहता था यार ठीक है तोहफे, मगर खान ने जो तोहफा लिया, खान का करैक्टर बड़ा था, उसकी पोजीशन बड़ी थी मॉरली। तो इसके लिए जिस बंदे ने कहा मैंने 26 साल करप्शन की लड़ाई की और उसका मैंने तो कवर किया हुआ है ना, वो फिक्रे मेरे कान में है कि ये जरदारी और अपना नवाज शरीफ की ये जोड़ी मैं तोड़ूंगा, ये बारियाँ इन्होंने लगाई हैं, लूटमार रखी है, लूटमार मैं ख़त्म करूँगा। तो उसके बाद अगर ये इतने इल्ज़ाम आ जाए तो फिर आपका जो सारा नैरेटिव था, जो आपकी पोजीशन थी, जो आपकी ग्रेस थी, जिस पे आप खड़े थे, वो तो सारी मशकूक हो जाती है। ये क्वेश्चन है।
राना साहब, आपको क्या लगता है इस सारे मामले को अगर हम ख़ास तौर पर देखें और इसको पढ़ें भी अगर, तो इतने सारे इसमें अरब रुपए जो हैं वो वाजिबुल अदा थे और उन पर हुकूमत ने माफ़ कर दिए। एक बात तो आप कहेंगे ना, एक बात बता दीजिए कि नकवी साहब जो हैं वो इसमें कसूरवार थे या बानी पीटीआई? अच्छा देखिए, ये मैं तो कोई जज तो हूँ नहीं कि मैंने फैसला करना है, ये तो अदालतों ने फैसला नहीं, आपने सजेशन तो देना। सजेशन में काश मेरी सजेशन मानते होते, अगर मेरी सजेशन अदलिया मानती होती तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग बूढ़े ना हो जाते इंसाफ। नहीं राना साहब, लोग आपको देखते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी बात सुनते हैं, आप मलिक साहब की सुनते हैं। बिल्कुल, मलिक साहब की ज्यादा सुनते हैं, मेरी कौन सुनता है? तो लोग जानना चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें। लेकिन इसकी जो रियासत मदीना वाली बात है ना, तो मुझे याद आ गया कि 1999 में 98 में मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा अपनी काबीना में ये पास कराया था कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन है। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाकायदा उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर करवाया था। नहीं, वो एक तरमीम बना रहे थे, वो मंजूर नहीं हुई थी। यू आर वेरी राइट। काबीना की बात कर रहा हूँ, काबीना में उनको कहा गया था कि हाँ जी, उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन करार दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे इस तरह याद है कि 1999 में मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था, ठीक है, कि जिस लेमोजीन में वो बैठ के आए थे शरीयत का ऐलान करने के लिए, वो लेमोजीन उस वक्त पता नहीं कितने करोड़ रुपए की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत मदीना से लेके खलीफतुल मुस्लिमीन बनने तक, अमीरुल मोमिनीन बनने तक, हर शख्स जो है वो इस्लाम के लिबादे में अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, चाहे उसका किरदार हो या लेकिन सर आज उसने फायदा पहुंचाया, उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ, मैंने कौन सी उसे कमीशन ली हुई है कि नहीं होनी चाहिए। पकड़े उसे सड़कों पे घसीटे, उसको गर्म सड़कों के ऊपर घसीटे, निक्कर पे ना के, ठीक है ना, ताकि उसको पता चले, पासे उसके सेके जाए ना, फिर पता चले उसे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये मुल्क ताकतवरों का मुल्क है, कुछ नहीं होगा उनको, उनका बाल भी बीका नहीं होगा, इसलिए कि ये मुल्क ताकतवरों का है। ताकतवरों के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। बानी पीटीआई का बानी पीटीआई को क्या चाहती है, आप फांसी लगवा दें? आपका आर्टिकल 6 तो लगने लगा है उन पे, आर्टिकल 6 लगने के बाद उन्हें फांसी लगवा दीजिएगा, एक और भुट्टो ले लीजिएगा, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मैं नहीं कह रही, वो खुद कहते थे कि जिन्होंने करप्शन किया उनको फांसी लगवाएंगे, उनको लगवा लो फांसी। उन्होंने मैं नहीं कह रही है, ये रीगल चौक के बाहर टिकटिकी लगाए और आए भाई अब पीटीआई का फला बंदे को फांसी दें, फिर फला बंदे को फांसी दें, वो 34-35 बंदों को फांसी दे दे। इसमें राना थोड़ा सा पॉजिटिव बोलते हैं। मेरा ख्याल है एक चीज़ की निशानदेही हमें करनी चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, हमारी जिम्मेदारी जो मैंने की थी बात, मेरा ले आपने उसको ज़्यादा राने ने आपने उसको हिट नहीं किया। मैंने कहा था कि आपका सवाल ये बनता था ये फ़ायदे दिए क्यों गए हैं, तो ये खाली अगर खां पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये सिस्टम से माइनस ना हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लीगल मसला हो जाएगा। मैं एज ए रिपोर्टर आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक ही दिन में इस मुल्क का एक बहुत बाअसर बंदा है, उसने 3 पॉलिटिकल पार्टी को इक्वल पैसे दिए इलेक्शन में। पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे और मैं एक सेंसिटिव पोजीशन पे बैठा था, तो मुझे फर्स्ट हैंड पता है कि जितने 1 रुपया समझ ले राना को, 1 रुपया ताहिर मलिक को, 1 रुपया। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार ये क्या चक्कर होता है कि आप तीनों पार्टियों को 3 इलेक्शन लड़ रही थी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएल, तो आप सबके फंड को फंड करते। उसने कहा भाई बात ये है कि हमने इस मुल्क करना है बिजनेस, हमें कोई गरज नहीं कि कौन जीते, हमने तो तीनों को हिस्सा दे दिया कि भाई अपनी कैंपेन करो, जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। तो मेरा ख्याल है हमें इसमें ये भी डिस्कशन में लाना चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर चंदा अपने कारकुनों से ले, 1 रुपया ले, 5 रुपया ले, 10 रुपया ले, जो पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि आप पार्टी का रुकन बने, आप 20 रुपये साल का दें, तो जब पार्टी के पास अपना फंड हो जाएगा ना, उसका अपना पेट भर जाएगा ना, तो फिर इस तरह आरफ नकवी जैसे बंदे फंडिंग करके आपको गंदा नहीं करेंगे। मलिक साहब, यहीं पे एक बात मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगी कि 10 अगस्त 2021 को एक मुआहिदा हुआ था जिस पे दस्तखत किए थे हमाद अजहर साहब ने, जो उस वक्त वज़ीर तवानाई थे। वो तो हीरो कहलाते हैं, बानी पीटीआई अंदर है, KLakty को फ़ायदा पहुँचाया था वो उस जब ये सारा कुछ आएगा उसका नाम आ रहा है डेफिनेटली, वो बचता नहीं है क्योंकि वजीर तवानाई वो था। इससे पहले भी जो पैसे गए, क्योंकि ये नहीं होता कि हर बंदे को जाके बनाना उसके घर जाके पैसे दे गया तो सारे मिनिस्टर्स आएंगे। बात तो सारी ये है ना कि जो अगला क्वेश्चन है वो तो मेरे प्यारे वजीर आज़म ने भी कल कहा है कि हमारी अदालतों से वो भी सेटिस्फाई नहीं है, हमारी पीटीआई भी अदालतों से सेटिस्फाई नहीं है। अब असल काम तो ये है जो सारा रोना धोना है, ये दूध का दूध पानी का पानी टॉक शो ने तो नहीं ना करना, ये दूध का दूध पानी का पानी तो हमारी अदालती ने करना है। तो वही हैरानी वाली की बात है कि अगर जिसने किया सबको सजा होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो, इमरान खान भी पाकिस्तान का सिटीजन है तो उस पर भी कानून लगता है।
ठीक। राणा साहब, वैसे आप मानेंगे तो सही कि सारे के सारे जो हैं वो करप्शन मास्टर थे। रिंग रोड मंसूबा, उसमें कितनी करप्शन की सब कुछ अब सामने है। कुड़ी आज मेरे को लगता है इतराफ जुर्म करवाना चाह रही मन जा याद हुई है। मैंने लगता है कि उन्होंने फाइल लगन ना लगे, मैंने फाइल होएगी लाजमी कि मैं इतराफ कर ला, ठीक है ना। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में आई थी ना, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे जहांगीर बदर साहब को, उन्होंने मुझे बताया था कि नवाज शरीफ ने भी उन्हें पैसे दिए थे मोहतरमा की कैंपेन को वो करने के लिए, आगे करने के लिए, ठीक है ना। ये ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। हाँ जी, तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो 10 अगस्त 2021 को एक मुआहदा हुआ पाकिस्तान LNG कंपनी के और के इलेक्ट्रिक के लिए, पावर प्लांट की गैस के लिए, जो ये है 900 मेगावाट की जो थी फराहमी करनी थी, ठीक है ना। इस मुआहदे में कौन कौन था? इस मुआहदे में LNG की तरफ से मसूद नबी थे, ठीक है। दस्तखत किसने किए? हमाद अजहर ने किए, ताबिश गौहर ने किए, ठीक है, और दोनों कंपनियों ने किए। सारा कुछ हो गया। मेरा सवाल ये कि कराची वालों का क्या कसूर है? जी बिल्कुल, कराची वाले किस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं? आपने के इलेक्ट्रिक के हवाले कराची वालों को कर दिया, ठीक है। इस शदीद गर्मी के अंदर वहां कई घंटे ये कंपनी जो है लोड शेडिंग करती है, और कोई पहली दफा नहीं कर रही। ये पिछले को 20 सालों से तो मैं देखता आ रहा हूं कि कराची के इलेक्ट्रिक के हवाले है, और के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना दूभर किया हुआ है। वहां पे जूं गर्मी बढ़ती है। आपको पता है कि जब कराची में 2 साल पहले शायद वो हीट वेव आई थी, और वो इतनी शदीद थी, 700 लोग जिसके अंदर जाम बहक हुए थे, उसमें एक बड़ा रोल के इलेक्ट्रिक का था कि ये प्रोवाइड करने में नाकाम रहे थे बिजली, ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता। और दूसरी बात सुन ले के इलेक्ट्रिक की कि जब कराची में बारिश होती है ना, तो एक खतरा खौफ जो होता है हलाकतों का सबसे ज्यादा वो खंभों से होता है जिसमें करंट आया होता है। आज तक के इलेक्ट्रिक जो है उनको नहीं ठीक कर सकी। मैं तो सिंध हुकूमत से कहूंगा कि वो निकले, आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करें। अगर आप अब सिंध की आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, सिंध की आवाम को के इलेक्ट्रिक से बचाना चाहते हैं, तो क्या जरूरत है हमें मुआहदों के फंदे के अंदर फंसे रहने की? हमें बाहर निकलना चाहिए। IPPs हो या के इलेक्ट्रिक्स हो, ये हमारे मामे चाचे हमारे सर के ऊपर आके बैठ जाते हैं, हमारा खून चूसते हैं, हमारे अवाम को तंग करते हैं, हमारी अवाम की जिंदगी मुश्किल करते हैं, फिर हमारे सर के ऊपर बैठे होते हैं। तो वी शुड टेक एन एक्शन, कोई एक्टिव एक्शन एहतसाब होना चाहिए राणा साहब, और सबका एहतसाब होना चाहिए। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। तवील समातें हुई, पेशियां हुई, फैसला महफूज हुआ, लेकिन फैसला फिर लटक गया। जज साहब ने फैसला सुनाने से माजरत कर ली, अपने उठ के चैम्बर में चले गए। ये केस था इद्दत निकाह केस। मलिक साहब, कल भी एक इस तरह का केस था, लेकिन उसमें भी पेशरफ ना हो सकी, चल क्या रहा है? देखिए, PTA की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो उनके लिए वीकनेस भी बन जाती है। उनकी स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया को प्रोफेशनल लोग तो होते नहीं, इसलिए हम भी बाइस्ड हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारा प्रोफेशनलिज्म होता है, हमें कहीं ना कहीं कोई पोजीशन लेनी पड़ती है। अब सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी ट्रेंड कर दें, अब वो ट्रेंड होता है इमरान रिहाई, वो चली चल सो चल। अपना नवाज को कोई गाली निकाली ट्रेंड बन गया, चलो एस्टैब्लिशमेंट में चढ़ाई वो ट्रेंड बन गया। अब यहाँ पे कल पूरा एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि वो जनाब आपको पता है इद्दत केस का तो फैसला महफूज था, 28 हुआ ना, खान साहब ने तो रिहा ना, फिर आप जैसे किसी समझदार ने बताया यार उनका साइफर केस भी है, उनका ना उसका भी फैसला है, कल तो खान ने रिहा हो जाना था 28 को, मैं कल गुजरेगी बात। और पूरे पाकिस्तान में ना वो एक बाय कर लिया गया नैरेटिव कि जनाब वो तो खान ने रिहाना था, देखो उसने छुट्टी करके ना कितना बड़ा फ्रॉड किया। मैं कतन छुट्टी की बात नहीं कर रहा, मैं वाकई समझता हूँ वो छुट्टी की जरूरत नहीं थी, मैं ये अपनी पोजीशन के लिए कर। आज 12 घंटे बाद क्या हुआ? वो जनाब वहाँ पे वो मालिका ने कुछ ऐसी तीली लगाई हैं, वो जज को ऐसा गर्म किया, हाँ। और जज को लगता है कि जज ने इंतजार कर रहा था कि कुछ क्या है, उसने साथ ही वो जज साहब ने कहा भाई जाओ किसी और अदालत से ये फैसला करो। अच्छा, अब वो हवा पे ना, वो अब जमीन पे ना आसमान पे, ना फैसला महफूज है ना गैर महफूज है। अब वो तो केस हो गया। अब दूसरा केस है जो आपको साइफर है, वो भी आपको अपना उसमें भी कोई ना कोई कहानी है। बल्कि अगली जो खबर है मेरे ख्याल में मैं बाद में कर दूंगा, बनाने को ले लें। मैं आपको
इस ठीक अगली है भी मलिक खबर साहब। दूंगा। राना साहब, जज साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया बार बार खावर मानेका साहब ने, और फिर जज साहब ने कहा कि ठीक है भाई मैं ख़त लिख देता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, आप जो हैं वो देख लें इस केस को कैसे देखना है। तो ये क्या था ये? देखिए बात ये है कि कल आपके रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये कहा कि अदलिया में काली भेड़ें। अब कौन इमरान खान के हक में फैसला करेगा? अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की नज़र में गिरेगा कि ये काली भेड़ है क्योंकि इसने फैसला किया, ठीक है ना। तो कल शहबाज शरीफ साहब ने एक सीधी वार्निंग दे दी जुडिशरी को कि जो इमरान खान के हक में फैसला करेगा वो काली भेड़ है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये छोटे मोटे जज जो हैं इन बेचारों की क्या हैसियत है कि क्यों वजीर आजम को नाराज करेंगे अपने आप से? ये तारीख में मेरा ख्याल है, शायद मैं कानून का तालिब इल्म तो नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि पहली दफ़ा हुआ है कि एक महफूज फैसला एक बंदे के मुद्दई की शोर शराबे की वजह से ख़त्म कर दिया गया। मैंने कभी नहीं इस तरह सुना कि फैसला महफूज हो गया था, सुनाना था तो वो उठ के उसने कहा मैंने तो एतबार पसंद नहीं है मुझे आपका फैसला। तो वो पहले भी कह चुके हैं अदालत में, एक दफ़ा पहले भी हुआ है, ठीक है ना। तो वो रिजेक्ट हो गया था। और अगर मानिका साहब के बात में कि उनकी बात को कानूनी तौर पे कहा गया तो फिर अब हर केस में हर मुल्जिम कहेगा कि मुझे आप पे अदालत पे एतबार नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? किस तरह फिर मामले को चलाएंगे? और दूसरी बात ये कि ये जो हमारे जज साहब हैं, मैं तो समझता शाहरुख की तरह होंगे, कोई दबंग और क्या कहते हैं पठान टाइप और वो हीरो टाइप्स, ठीक है ना। भाई अगर आप में प्रेशर झलने की ताकत नहीं है, ये मेरे प्यारे मेरे हरदिल अजीज चीफ जस्टिस साहब का फरमान है कि अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो आप जज क्यों बने? ठीक है, ठीक है। और फिर आपने बड़े एहतमाम से मुद्दई का अगर शिकायत ये थी कि जी मैं ये आप पे एतबार नहीं, तो खत्म हो जाती बात। आपने बड़े एहतमाम से मुद्दई को कहा कि आप आधा घंटा गालियां निकाली। हाँ। खूब निकाले गालियां इमरान खान को और अपनी बीवी को। मुझे तो हैरत होती है कि इस शख्स ने कुरान पे हाथ रख के कहा था मेरी बीवी पाक है और उसने इद्दत पूरी करके निकाह किया है। इनके खिलाफ तो वैसे ही एक मुकदमा बन जाता है कि तुमने तो कुरान पे हाथ रख के ये वीडियो बनवाई ली है। ऐसे ही है। और फिर जब ये सारा कुछ हो गया, 5 साल तुम्हारी गैरत सोई रही, जब 5 साल तुम बुजदार के साथ मिलके दिहाड़ियां लगाते रहे तो तब तुम्हें कुछ याद नहीं आया। एक ऐसा शख्स जो इखलाकी तौर पे बिल्कुल ही जीरो है, अगर वो इस तरह के अदालतें हमारी उनके पीछे भागेंगी, मर्जी है भाई, मैं क्या इम्पैक्ट मैं क्या कह सकता हूँ। मलिक साहब आप क्या समझते हैं? गौहर साहब ने भी कहा कि अदालतों पर प्रेशर है और इस वजह से इस तरह के फैसले हो रहे हैं, और ये जो रिवायत आज एक सेट की है जज साहिब ने कि चलो जी फैसला आपको नहीं पसंद मेरा किसी और पे पसंद है। मैं कह रही हूँ अच्छा मैं तुमने प्रोफेशन छोड़ना ही पागल का हमने हमारा क्या काम है अदालत में इस तरह का कमेंट करे कि हमारी क्या औकात है। मैं ये जो रिवायत लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ। देखिए आम आवाम के लिए तो इस तरह के फैसले नहीं ना किए जाते। प्रेशर कहाँ से आता है? जब मैं कहता हूँ ना एज ए जर्नलिस्ट के खां के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, उसके लिए वो कहते हैं एक बाल की भी इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है। जो मैं 6 महीने से कंसिस्टेंट कह रहा हूँ कि सांस रुका हुआ है, और उसकी बड़ी 10 दफ़ा मैंने आपको जगह बता दी, उसकी रीज़न बता दी है। आपकी रियासत के जो इदारे हैं, जो रियासी इदारे हैं, वो कहते हैं 9 मई बगावत है, ठीक है। उनकी परसेप्शन ये है कि ये बगावत की है, इसमें माफ़ी नहीं हो सकती। मतलब मैं अब रीज़न उसको अब जो नया काम होने जा रहा है, अब वो ओपन है, को मैं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आपको देने लगा। अब खान साहब के लिए नया काम होने लगा। मैंने आपको पहले भी बताया था तोशा खाना का जो केस है ना, तोशा खाना में केस ये था कि आपने एक चीज़ पैसे कमाए, आपने जब नया इलेक्शन लड़ा तो उसमें आपने वो अपनी इनकम नहीं बताई, तो आप सादुकुल उम्मीद नहीं रही, आपने झूठ बोला। असल केस अब फिर बन रहा है। वो केस क्या बन रहा है? वो ये बन रहा है कि आप वज़ीर आज़म थे, आपको एक घड़ी किसी ने तोहफे में दी, तो उसका एक तरीकाकार आप उसकी कीमत लगाएंगे। ये नहीं कि आप साथ बैठे बिस्मिल्लाह ये कितनी घड़ी है, तो उन्होंने कहा 5 रुपए की, मैंने कहा लो 2 रुपये मेरे से मुझे दे दो। अब उस पर एक सख्त केस होने लगा। मगर ख़बर ये भी नहीं है, ख़बर यही है कि अभी एक ऑर्डिनेंस से इस हुकूमत की इतनी माशाल्लाह इतनी इफेक्टिव है, इतनी समझदार है कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस कर दिया। वो ऑर्डिनेंस ये आ रहा है कि पहले खुद ही पहले 15 दिन किए। ये भी खूबसूरती देखे कि पहले कहते थे यार ये कहाँ का इंसाफ है, जनरल मुशर्रफ हमसे कितना जुल्म कर गया कि 6 महीने को पूछता कोई नहीं है ना, कुछ 6 महीने हमसे पूछता कोई नहीं, तो ये 15 दिन होना चाहिए रिमांड। बात समझ आ गई। अब उसको फिर 40 डेज का है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ
कि अगर किसी को गलतफहमी नहीं कि इद्दत केस से वो बच जाएगा, वो साइफर से बच वो बाहर जाएगा, नहीं आने वाले। वो भाई उसके आगे उन्होंने को 100 मुकदमे तैयार रखे। ये इसको रियासत कहते हैं, इसको कहते हैं कि सिस्टम ने फैसला किया हुआ है कि आपको हमने बाहर मलिक साहब एक बात जरा सी और बताते चले कि सिस्टम से मुराद क्या होती है मलिक साहब, मैं जरा समझना चाह रहा हूँ। चलो मैं इस इस बात वक्त पे थोड़ा थका तुका हूँ, मैं ब्रेक में बताऊंगा। नहीं मैं चाह रहा हूँ लाइव जरा समझूं कि ये सिस्टम क्या होता मेरे में इतनी है, अकल नहीं सिस्टम है। कैसे फैसला करता है। मैं चाह रहा हूँ कि जरा थोड़ा सा मुझे भी मेरी तरबियत हो जाएगी, बता अच्छा, दें। वो मैं बता दे इसका चले, शौक पूरा कर देना और सिस्टम भाई पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा भाई बैठा है, वो देखता है कि इस मुल्क में अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा ठीक है, है, वो ठीक है। मोहब्बत करता है पाकिस्तान ठीक है से, मलिक उसकी साहब। मर्जी है जो- अच्छा मलिक साहब एक बात बताते चले कि जैसे कि अब ये केस जो है आगे ट्रांसफर हो गया, अब क्या दोबारा से शुरू होगा वहीं से या क्या कैसे नहीं, होगा, वो वहीं से अब दूसरी फर्दर होगा? पॉइंट नहीं समझे। देखिए असूली तौर पे तो आज तो हो रही नहीं मैं जानना चाहती हूँ ना कि इसके नहीं, आगे मैं दोबारा से शुरू हो मैं जाएगा। इद्दत केस करना, जब आप फैसला महफूज का मतलब है, रानी ने बड़ा लॉजिकल बात, और फैसला तो भाई आपने कर लिया कर लिया है, सुनाने में क्या कवाहत है, फैसला मैं महफूज का यही उगलवाना चाहती हूँ। आपका कुछ वैसे तो गोहर ने ठीक कहा है ना, गोहर खान ने जो कहा है, उसने कहा कि जज साहब ने पता नहीं क्यों उनको क्यों किया? देखा आपके पास या तो हो ना कि आपने फैसला करना है अभी। तो फिर आपका हक है। वैसे लास्ट टाइम उन्होंने कहा था सुबह 9 सुनाने बजे, वाला एंगल जो था वो पसंद नहीं होगा उनका स्टाइल, वो नहीं वो कहते हैं जो कोई और भी है सुना दे। असूली तौर पे जब आप फैसला महफूज करके कह देते ना कि अगली 29 को मैंने फैसला महफूज है और मैंने फैसला बताना है, फिर जिरा क्या और सवाल क्या। मगर उन्होंने पिछली बार कहा था सुबह 9 बजे आपका वकील आ जाए तो मुझे एक्सप्लेन कर दे, और ही वाज देयर। ये मानिका जज अदालत में था, तो मानिका ने ना वो अपनी वो फास्ट बॉलर की तरह लड़ते लड़ाते इसने कहा ये हजूर मुझे बोलने का मौका दे। फिर वो ऐसा बोला कि मैंने जज साहब को दिल को लगा, उनको दुख हुआ, उन्होंने कहा जी फैसला महफूज जो था ना महफूज है ना गैर महफूज है, जाओ दूसरी अदालत में जाओ। ये हो गया। चलिए राणा साहब आप ये बता दीजिए कि आज जो है जिस तरह से खाबर मानम का अटैक हुआ, बेशक वो जो भी कह रहे थे उसके बावजूद क्या पीटीआई की जानिब से जो अटैक आया वो बनता था? अच्छा देखिए, अदालत की हुदूद में बोतलें मारी गई, थप्पड़ मारे गए। मैं किसी तशद्दुद की हिमायत नहीं करता। हाँ। और मैं कतन ये हिमायत नहीं कर रहा कि जी आप मुखालिफ को तशद्दुद का निशाना बनाएं या आप वो खुसरे आ जाएं और वो आके किसी शरीफ आदमी के शक्ल के ऊपर को निशान डाल जाएं। मैं किसी तशद्दुद का हामी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके सामने आप जिसकी इज्जत करते हो माँ बाप की तरह, अब कोई शख्स आपके सामने 1 घंटा उसको गालियां देता रहे गंदी गंदी, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? मैं किसी तशद्दुद की हिमायत नहीं कर रहा, मैं तो वैसे दोनों तरफ से कंट्रोल होना चाहिए। मैं तो उस जज पे हैरान हो रहा हूँ। मलक कहता है आपको कह देता है कि ये ना करें, बोले मैं तो खुल के कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि वो जज ने 1 घंटा अदालत में जो तमाशा लगवाया है, ठीक है ना, वो किस कानून और किस इंसाफ के तहत लगवाया गया? जिस तरह गालियां दिलवाई गई, जिस तरह उस मानिका ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन पे तो वैसे तौहीन अदालत लग जानी चाहिए कि आप अदालत में खड़े होकर इतनी बदजुबानी कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, वो जो मलिक कह रहा है कि अगर सिस्टम गालियां दिलवाना चाह रहा है तो ठीक है, फिर सिस्टम गालियां दिलवा दे। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा, मेरी यार सुन लीजिएगा, वो ये है कि मलिक कह रहा है जी अभी और केसेस भी आ रहे हैं, अभी और भी बनेंगे। मेरी इतलात भी है कि अभी और बहुत सारे मुकदमे बनने जा रहे हैं, अभी रिहाई दूर ही है। नहीं दूर हो या ना हो, जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या हम पाकिस्तान 1947 में जो मेरे माँ बाप हमारे आपके सबके हमने इसलिए बनाया गया था कि हम अल्लाह ने ऐलान कहें कि ये सारे मुकदमे हम झूठे बना रहे हैं, लेकिन हम बना सकते हैं, हमारे पास ताकत है, हम बना सकते हैं। ठीक है ना, ये तुम पे 200 बने, 200 और बना सकते हैं, बिकॉज वी आर द पावर। ठीक है, अगर ये ही पाकिस्तान है तो फिर उस पाकिस्तान का देख लेना हमारा हाल क्या हो गया। ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब जिस पावर को कह रहे हैं ना कि हम पावर में 200 मुकदमे हमने बनाए, 200 और बना देंगे। एक वजीर आजम खड़े होकर अदलिया को कहता है काली भेड़े काली भेड़े काली भेड़े, ठीक है, और फिर उसके बाद अदलिया को डिक्टेट करता है कि इन पे, जैसे मलिक बता रहे हैं कि और मुकदमे बनेंगे शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर। तो अगर आपने इसी तरह इस रियासत को चलाना है तो चला लें भाई, हम क्या, मेरे जैसे लोग क्या कर सकते हैं? ये मुझे बोलने से बाज़ औक़ात मना करता है, तू ऐना कर, नाम ना ले, जब ना ले। मुझे पता है मुझ पे ही लग सकती है तौहीन अदालत,
मुझे पता है मुझे जेल हो सकती है, राइट, मुझे पता है मैं ही गिरफ्तार हो सकता हूं, ठीक, इसलिए कि मैं कमजोर हूं, इसलिए कि मैं ताकतवर नहीं हूं, इसलिए कि मेरा इस्तेकाक नहीं है इस मुल्क के अंदर कोई, इसलिए कि मेरे सर पे कोई ताकतवर नहीं बैठा हुआ। अगर आपने ऐसी रियासत बनानी है तो इंसाफ का निजाम राणा साहब बनाएं, सबके लिए ही होना चाहिए। बिल्कुल हाजिर बनाएं। होते हैं इस ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। नवाज शरीफ साहब जो एक बार फिर से नून लीग के सदर मुंतखब हो चुके हैं। कल की स्पीच पे उन्होंने कई गिले शिकवे किए, साथ साथ शुक्रिया भी अदा किया जो साथ थे, जो साथ नहीं थे उनका भी। कुछ लोगों का जिक्र किया और कुछ का नहीं किया। मलिक साहब, कुछ का जिक्र नहीं किया उन्होंने। देखिए, जिनका उनको जिक्र किया वो उसमें भी एक सेंस है। सेंस पॉलिटिकल ये है कि उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ही है कि शाहिदा खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और कुछ और नाम है, ये वाकई पॉलिटिकल फोर्स बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो देर आस्किंग फॉर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का उन्होंने नाम भी रख लिया। तो कल नाम लेके बड़ी सियासी हरकत की है। तो उसने कहा अपना जो नवाज शरीफ की सोच ये है कि सांद के इमरानी पे है, पीटीआई पे ये राज के, तो एक दूसरी और बम अपने चला ली। तो ये एक तरीका होता है, ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स है। तो उसको भाई कह दिया, उसको बल्कि तारीफ एक्स्ट्रा की है कि वो 99 में मेरे साथ खड़ा रहा, एक सेकंड नहीं, यानी कि वो बड़ा ये देखें, बड़ी एक शुरूर किस्म की पॉलिटिक्स है कि आप अपने फ्यूचर में आने वाले दुश्मन को, सियासत की मैं बात कर रहा हूँ, दुश्मन वैसे नहीं कह रहा, तो पॉलिटिकल जो आपका एनिमी बनने जा रहा है आप उसको भाई दोस्त क्या करें, ठंडा करें। अब देखें, इसमें उन्होंने अपना जो गवर्नर सिंध थे, अपना क्या नाम है उनका, जुबैर का नाम नहीं लिया। तो जहाँ पे कांटा है वो कांटा है, वहाँ पे मुस्तकिल कांटा। तो ये मैसेज बेसिकली उन लोगों के लिए, सबके जो नाम लिए उसमें नाम लिया, वो जो अच्छा समझदार सियासतदान होता है ना, वो देखता है कि वो चाह रहा होता है कि उसके सामने मिनिमम अपोजिशन है। और जब आपके सामने पीटीआई और सोशल मीडिया कलाशनकोव लेके हर वक्त खड़ा है और उसके साथ आप एक गौरव बासी को, घर का बंदा जो आपके घर में पेड़ के अंदर 30 साल रहा है, तो अगर उसने भी अटैक कर दिया तो फिर तो 1 और 1 11 हो जाएगा। ठीक, राणा साहब, आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ की जो वापसी है वो मुख्तलिफ हलकों में उसमें उसको कबूल किया जाएगा? एक और दूसरा ये भी बताते चलें कि कुछ लोगों के नाम जो उन्होंने लिए, जैसे कि शाहिदा खान अब्बासी साहब, उम्मीदें तो वाबस्ता हैं उनसे, आ जाएंगे वापस? मुझे तो लगता है तो उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन वापस मैंने एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ अभी आपसे शेयर करता हूँ। अभी मैं देख रहा था वो इजलास मलिक साहब जो हुआ है कल वाला, तो आप माशाल्लाह पसीनों पसीने हुए हैं। मैंने भी टी शर्ट पहनी, शदीद एसी के उसमें, मेरा तो शरारती कार्ड बाहर मैंने देखा है कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए ना, वो मजदूरों ने तो बनियाने और कुछ इस तरह का, गर्मी इतनी है। आज आप वो वीडियो दोबारा देखें जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की है ना, जिसमें आज इजलास हुआ है। ठीक, उन्होंने माशाल्लाह शलवार कमीज एक अच्छा वाला, उसके ऊपर मेरे ख्याल है उन्होंने स्कार्फ लिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने एक वो वास्केट पहनी है। ठीक है, वो मैं हैरान हो गया कि एक ऐसा मुल्क जिसके अवाम गर्मी की वजह से बुलबिला रहे हैं, उनके तकदीर के फैसले करने वालों के कमरे इतने ठंडे हैं कि उन्होंने जैकेटें पहनी हुई हैं, मफलर्स पहने हुए हैं, वास्केट्स पहनी हुई हैं। वो उस कौम की तकदीर के फैसले करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो गर्मी के अंदर टीन की छतों के नीचे, सड़कों के ऊपर है, हफ्स ज़्यादा कमरों के अंदर, बगैर बिजली के घरों के अंदर, और जिनके घरों में बिजली है वो बिल के खौफ से बंद किए हुए घरों के अंदर, उस कौम के रहनुमाए। आज मैं अपने देखने वालों को भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देखें कि किस एहतमाम से कितने हैवी कपड़े पहने, क्योंकि गर्मी उनका मसला नहीं है ना, सही बात, बिजली भी उनका मसला नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात जो एक इम्पोर्टेंट, बस मैं समझ रहा था जाती ऊपर में शायद बर्फ पड़ी है सुबह, उस दिन है ना सुबह, हाँ, जो जितनी सर्दी लगती, मैं तो वो स्क्रीन देख के कांपने लग गया था, ठंड मुझे वहां तक आ रही थी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आज से उन्होंने अपने आप को सुपर वजीर आजम बना लिया। ठीक है, जो वजीर आजम के ऊपर भी बैठ के अपने तजर्बे, आज जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें ये लिखा गया है कि जी वो नवाज शरीफ साहब के वसी तर तजर्बे, अच्छा, और फला फला के तहत ना आज उन्होंने अपनी गाइडलाइन दी है। मुझे लगता है अब इतने तजर्बों के साथ जब वो आएंगे ना, अब डेफिनेटली वो कुछ बेहतर करेंगे, अब लाजमी करना पड़ेगा। उनका वसी तक तजर्बा 3 दफा एस्टेब्लिशमेंट से लड़के बाहर निकलना, इस मुल्क को 4 दफा IMF के कदमों में बिठाना,
कर्जों का पहाड़ सर पे चढ़ाना, सियासी मुखालफत के अंदर तबाहियाँ फेरना, सियासत को रिश्वत से और रोशनास कराना, एजेंसियों के नाम से मिलकर जमातें बनाना, वसी तजर्बा, बहुत ठंडा वसी तजर्बा उनका, माशाल्लाह। मलिक साहब, आज एक और एक वाक़या हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने लापता शायर अहमद फराती जो गिरफ्तारी है वो जाहिर कर दी है, तो पहले क्यों खुफिया रखी हुई थी इतने अरसे बाद? देखें वो ये हमारी तो हुकूमतों का है ना, हमारी पुलिस की कारकर्दगी। मेरा लिए मेरे पैदा होने से पहले, जनाब के पैदा होने से पहले, मेरे बाप के पैदा होने से पहले, ये एक ऐसा नासूर है पाकिस्तान में हमारी पुलिस का निज़ाम। बल्कि अजीब, मैं थोड़ा सा इसमें देख भी रहा था, वो बरामद भी जनाब आज़ाद कश्मीर से। तो मैं हमारे जो अपना दोस्त अच्छे हैं, समझदार हैं, मैंने उनसे पूछा कि यार ये आज़ाद कश्मीर, कहते हैं उसने बड़ी टेक्निकल बात बताई। उन्होंने कहा क्योंकि अदालत ने IG इस्लामाबाद को बुलाया था, IG पंजाब को बुलाया था, वो कह चुके थे हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा उसको ऐसी जगह से बरामद होना चाहिए ना जहाँ पे IG स्टेटमेंट जो देखे तो वो इन अदालत हो जानी थी। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ताकत है, ठीक है, आपके पास कानून है, जिसने जो कानून लगाया, अगर 15 दिन के बाद आपने FIR लिखी है तो आप अपने मुंह पे क्यों काला मान लें? अब यार डेमोक्रेट्स हैं और 1981 से आप पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं, 3 दफ़ा आप प्राइम मिनिस्टर बन गया, मेरा ख्याल में अनवांटेड है। यहाँ तो बताया ना कि हम कह रहे हैं कि आप उसको माफ़ कर दें, अगर उसने कोई गलत काम किया तो माफ़ी तो हम मांग नहीं रहे, हम तो ये मांग रहे हैं कि आपने अगर गलत काम किया, आप सरेआम उसके FIR कर दें और उसको अदालत में ले जाएं, और 15 दिन फिर आप अदालत में भी लेके गए। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक चीज़ जो मैं कहूँगा, वो जस्टिस कियानी की थोड़ी सी अथॉरिटी जो थी ना अदालत की, वो ज़रूर इससे रीइंफोर्स हुई है। बिल्कुल। राना साहब, 15 दिन बाद इस तरह से शो करना, जब प्रेशर आया, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने वो बार बार कहा, तब जाके जो है वो इस तरह के कबूल किया इन्होंने। नहीं, ये 15 दिन कहाँ गायब हो गए बीच में? 15 रोज, समझे बात को। FIR तो मेरे ख्याल आज कटी है या कल कटी है, तो वो 15 दिन जो हैं लापता थे, तो वो कहाँ लापता थे? ये तो अभी सवाल अपनी जगह खड़ा है। दूसरी चीज़ ये कि मेरा ख्याल है कि IG के जो आज़ाद कश्मीर है ना, वो मेरी तरह ना सोशल मीडिया देखते हैं, ना TV देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या है। हमारे पास और उसके बाद ये कि मैं तो उसे एक शायर समझता था, बड़ा धानपान सा, मुझे नहीं पता था कि वो मौला जट है। जो FIR कटी है कि हमने रोका, कैरी डब्बे में से वो निकला, उन्होंने कहा मैं तानू किसी नहीं छड़ांगा, ताड़ियाँ फटियाँ भन देंगा मैं, तो हमने उसे पकड़ के FIR काटी और अंदर कर दिया। ये हमारा आइन, ये हमारा इंसाफ, ये हमारे रूल्स के हम बताते हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं, कोई हमारा क्या कर सकता है। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह से जब लोग लापता हो जाते हैं, और फिर अहमद फराद की बात कर लें अगर, तो गिरफ्तारी तो जाहिर कर दिया, अब फर्दर मेरा लिए एक बैड टेस्ट है। देखें ना, रियासतों का भी एक मुकाम होता है, जिस तरह माँ बाप होते हैं, हम तो एतजाज़ एहसन टाइप बंदे के शागिर्दों में अपने आप को समझते हैं। हमने तो उससे सुना था कि रियासत माँ होती है, तो मेरा माएँ तो ऐसी नहीं ना होती। अगर रियासत सतीली भी होती है, नहीं सतीली भी इस तरह नहीं होती है, ये भी गलत बात है बहुत सारी जगह। नहीं, मेरा सका भाई सबसे बड़ा, आपसे मेरी माँ जो थी, मेरी सकी माँ, मेरी सुन लो ना, बड़ी पर्सनल बात मैं कर रहा हूँ, मगर मकसद को पर्सनली, मेरा जो सबसे बड़ा भाई था वो मेरा सतीला भाई था। कसम खा रहा हूँ, हम मेरी माँ ने सारी जिंदगी मुझे नहीं बताया कि मैं वो हमारा ऐसी नहीं है सतीला। वो जो माँ थी, मैं तो उन्हें सलाम पेश करता हूँ, लेकिन ये जो 24 करोड़ लोग हैं और इन पे बैठे हुए चंद उम्रा जो तमाम वसाइल, तमाम चीज़ें एंजॉय करते हैं और तमाम सब कुछ उनके लिए नहीं, पाकिस्तान से बाहर एंजॉय कर चीज़ें रखते हैं, यहाँ नहीं रखते। नहीं, चूँकि आप और मैं हम बहुत निचले लेवल के लोग हैं ना, हमें पाकिस्तान का भी नहीं पता कि पाकिस्तान में यहाँ पे क्या क्या कुछ हो रहा होता है। नहीं, मुझे एक बात बताओ कि वो 11 करोड़ की ज़मीनें किधर गई दुबई में? वो जिक्र ही खत्म हो गया, कनक का फ्रॉड हुआ, वो जिक्र ही खत्म हो गया। वो उसकी रीज़न है, ये कैसे होता है? रोज एक नया एजेंडा जो डेवलप हो जाता है। नहीं, उसकी एक रीज़न है, ये समझदार है, उसमें मलक का नाम आ गया ना, तो अब नहीं डिस्कस हो सकता है। मलक का नाम आ गया था, इसलिए नहीं डिस्कस हो सकता है। लेकिन मैं मलिक साहब, दुबई वाली शादी मेरी प्रॉपर्टी, लेकिन तो कनक तुमने मंगवाई? हाँ, मुझे एक सवाल का जवाब बस आखिरी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ये पढ़ तोल रही हैं। मुझे बताएं, आप कहते हैं रियासत माँ होती है, तो ये 24 करोड़ लोगों के साथ माँ का सलूक क्यों नहीं करती? नहीं यार, बनना पड़ेगा। मैं दिल से कह रहा हूँ, कोई नफरत नहीं किसी के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि इसी में सबका भला है, सब इदारों का, जर्नलिज्म का। पाकिस्तान एक घर बनेगा, घर इसी तरह ही बनता है जब हम माँ बनेंगे। अगर हम माँ नहीं बनेंगे तो हम जलते रहेंगे, सारे जलते रहेंगे। आखिरी 2 जुमले में आपसे कह दूँ मलिक साहब, काश हम इस माँ को, इस रियासत को
काश मैं लेके वहाँ लेके जाऊँ जहाँ मैं बताऊँ कि देख तेरी औलाद भूख के हाथों खुदकशियाँ कर रही है। तो पता है उसको, शायद नहीं पता। ना यार, इस तरह अगर उसे पता है सब पता। तो फिर ज़मीर कहाँ है यार हमारा? सबको सब पता है राना, इस तरह बातें ना तो करो। फिर तुम्हें भी पता, हमने सबको अपने सब। ज़मीर को ऑटो पे लगा दिया। यार तुम अभी एक बच्चे से 10 रुपए में जो घंटे पे इंटरनेट है ना, उस पर जाकर यही वर्ल्ड बात, बैंक में बिल्कुल। पाकिस्तान में सिर्फ डालो पॉवर्टी इन पाकिस्तान, वो कह रहा है कि 9 करोड़ बिलो देन पॉवर्टी है। गरीब नहीं है, 9 करोड़ बिलो पॉवर्टी है, और हमें उसकी डेफिनेशन ही नहीं आती। 14 करोड़ गरीब है पाकिस्तान में। आज की खबर है कि आज जो है हमने अच्छा, ये 14 करोड़ पाकिस्तान, महंगाई मजीद बढ़ गई है पाकिस्तान में। 14 करोड़ पाकिस्तानी पे जो हुक्मरान है वो जो इस शदीद गर्मी में गर्म कपड़े पहन के, वास्किट पहन के, कॉलर वो सर्दी बड़ी डाल है के ना, जाती बैठ के वो हमारे तत्ते पैरों का हिसाब कर रहे होते हैं। निकालो, वो कभी कोई बर्फ पड़ जाती है जाती उम्र में, तो हम भी गुस्सा निकाल लो। मेरे भी अरमानों में भी बर्फ पड़ जाए, जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आइन कानून और इंसाफ जो है गजलें गाने शाने गाया करो राना, इस तरह की बातें ना। खामोशी इख्तियार करें। चलें जी भाई, आप ले लें ब्रेक, तो वो इजाज़त लें। नाज़रीन, आवाम के जो हैं हुकूक, उनकी फलाह के लिए काम करना चाहिए। गर्मी है, लोड शेडिंग है, इतने सारे मसाइल हैं आवाम के कि एक लंबी लिस्ट है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।